मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का रिवीजन खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अभी तक सुनीता मैडम ने आपको पूरा ग्रामर का रिवीजन करवा दिया है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बताया है कि कैसे आपको करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रीडिंग पे बहुत अच्छा फोकस करना है आपको। अभी आपके पास टाइम है, आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपको जब भी टाइम मिले, जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी तक हमने ग्रामर का किया था और अब हम आज से भाषा क्षेत्र का रिवीजन चालू करेंगे, जिसमें आपके केवल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4, 6 और 8। तो इन्हीं तीनों चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से कर लेना है, बहुत ध्यान से इनको रीड करना है। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री होते हैं, आप बुक उठाइए और चैप्टर को रीड करिए, क्योंकि बीच में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर। सब कुछ आपको इस पार्ट में आता है, सब आपको मालूम है कि इस चैप्टर में कि क्या हुआ था, किसके साथ कैसी घटना हुई, वो घटना कहाँ पर हुई, कौन सी जगह पे हुई, उस घटना के बाद उस साहसी बच्चे को कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये सारा डिटेल आपने इस चैप्टर में पढ़ चुका है। पैटर्न वही रहेगा जैसा कि आपका यूनिट टेस्ट में था, MCQ पैटर्न, और उसमें से आपके पहले रीडर के क्वेश्चंस रहेंगे भाषा क्षेत्र के, और उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन। अभी सबसे पहले आपका हिंदी का रीडिंग और रेसिटेशन का एग्ज़ाम है। उन दोनों के लिए भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आपको रेसिटेशन के लिए पार्ट 5 दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए एक बार। पार्ट 5 में से एनी वन पैरा मतलब किसी भी एक पर्सन के बारे में आपको बोल के रिकॉर्ड करके देना है। पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एक बोल दिया फिर इसको भी बोल दो, उसको, ऐसा नहीं। आप जिसके भी बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से लर्न है, तो आप केवल वही 1 पैराग्राफ करिए। अगर आप ये देखिए, सबसे पहले आपका माली के बारे में, भगत राम जी के बारे में, तो इनके बारे में बोलना चाहेंगे तो इतना ही बोल के स्टॉप हो जाइए। उसके बाद अगर आप दर्जी के बारे में बोल रहे हैं तो केवल दर्जी वाली लाइंस बोलिए। फिर अगर आप बढ़ई के बारे में बोल रहे हैं तो केवल बढ़ई का बोलिए। इस तरह से किसान और फिर हलवाई, मोची, जिसके भी बारे में आप बोलेंगे, आप केवल 1 पैराग्राफ बोलेंगे, केवल उसी के बारे में बताएंगे, बाकी आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पाठ का नाम बोलिए कि अब मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है या जिसका शीर्षक है काम के लोग। ऐसे आप स्टार्टिंग करेंगे, सीधे खड़े हुए, और ऐसे बोलना नहीं है। आपको पहले बताना है कि मैं अब आपको काम के लोग कविता के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जिसमें मैं किसके बारे में बता रही हूँ या बता रहा हूँ, जो भी जिसके भी बारे में आप बता रहे हैं। तो ये आपका रेसिटेशन है। रेसिटेशन में आपको पार्ट 5 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक ही पैराग्राफ को बहुत अच्छे से याद करके बोलना है। और दूसरी बात है रीडिंग की। रीडिंग में आपको पार्ट 7 है। उसके बाद आपकी वो कहानी है। कहानी जिस तरह से मैंने आपको फिलअप करके लिखाई थी, तो वैसे नहीं आपको उसको बोल देना है। उसके बाद कि एक नादान कुत्ता था, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे करके, है ना। और दूसरी बात, आपको अनुच्छेद बोला गया है रीडिंग में, अनुच्छेद है, उसको भी रीडिंग मतलब आपको देखना है और बोलना है। बस हमको ये ध्यान देना है कि जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो, आप सही तरीके से रीड कर पाए कि नहीं। इसीलिए रीडिंग टेस्ट है आपका। आपको इतने दिनों से आपको बता चुका है मैडम ने कि आपको कौन सा चैप्टर आना है, क्या क्या चीज़ आनी है। आपके पास चॉइस है, उसमें भी आपको कोई एक ही बोलना है। आपको दोनों या तीनों जो भी हैं सबको नहीं बोलना है। अनुच्छेद दिया है तो अनुच्छेद कोई एक, मतलब आपने 2 अनुच्छेद किए हुए हैं तो आपको 2 में से केवल एक अनुच्छेद ही बोलना है। या तो गाय का बोलिए, वैसे भी मैंने आपको बोला था कि अगर रिटर्न पे आएगा तो आपको गाय पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन अब रीडिंग पे है वो चीज़, तो आपकी चॉइस है कि आप गाय पे बोलेंगे या पालतू पशु के ऊपर बोलेंगे या फिर अच्छे मित्र के ऊपर बोलेंगे। ये आपकी चॉइस है कि दोनों में से आप किसी पे भी अनुच्छेद बोल सकते हैं। और कहानी भी आपको क्या करना है, देखकर बोलना है, अनुच्छेद भी देखकर बोलना है। बस आप उसकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए।
पोयम आपको समझ में आ गई कि किसी भी एक ही पैराग्राफ को आपको इसमें बोलना है। तो अब आपको ओरल का डाउट क्लियर हो गया कि जिस दिन आपको डेट मिली है रीडिंग की उस दिन आप रीडिंग का वीडियो भेजिए मैडम को, और जिस दिन रेसिटेशन की है मतलब पोयम बोलना है जिस दिन, तो उस दिन पोयम का भेजिए। डेट का ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली अपना वर्क सेंड करिएगा। अब आइए, अब हम आज के रिवीजन पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए शब्दार्थ है। आपको मालूम है शब्दों का अर्थ यूनिट टेस्ट में भी कैसे दिया था कि एक वर्ड दे दिया और फिर उसका सही अर्थ क्या है। आपको मालूम है कि इस वर्ड का सही मीनिंग क्या होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन पे टिक करना है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, एमसीक्यू पैटर्न। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस रीडिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। खूब अच्छे से रीडिंग करिए। रीडिंग आपकी परफेक्ट है तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। आपके अभी क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे, 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले कम क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन थे, अभी फिर 40 क्वेश्चन है। तो ध्यान से उसको पढ़ना है। अब आप देखिए फर्स्ट वर्ड, जैसे वर्ड दिया और उसका मीनिंग। भय शब्द का अर्थ क्या है? देखिए भय आपका शब्दार्थ है। अभी हम पहले पार्ट 4 का कर रहे हैं, इसमें शब्दार्थ में आपको भय मिला है। तो भय शब्द का अर्थ क्या है? आपको पता है भय का अर्थ क्या होता है? डर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, फर्ज, डर, उपाय, तरीका। क्योंकि आपने शब्दों की वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लर्न करे हैं। तो आप इसको पढ़ते ही, रीडिंग करनी आपको आई रही है अच्छे से, तो आप जैसे ही पढ़ते हो कि भय शब्द का अर्थ क्या है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा डर। तो डर को आपको टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 2, बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था? अब जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, आपको अच्छे से मालूम है कि बच्चे टूटी फूटी घर में खेल रहे थे, वहाँ पर बिजली का एक तार टूट के लटक रहा था क्योंकि उसकी रबर खराब हो चुकी थी। बच्चे एक एक करके सीढ़ियों से उतरने लगे, लेकिन कानन क्या हो गया, लास्ट में था। जैसे ही वो उतरने लगा उसका हाथ उस तार में टच हो गया तो वो चिपक गया। आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आपको पता है कि बिजली के तार से कौन चिपक गया था? कानन चिपक गया था। तो आप किस पे टिक करेंगे? कानन पे, है ना, कोई नहीं। अब देखिए अमित, आनंद, कानन और कोई नहीं। कोई नहीं मतलब ये तीनों नहीं थे, जो कि आपको पता है अमित कानन का दोस्त था, आनंद भी उसका दोस्त है, लेकिन चिपकने वाला कौन है? कानन है। क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि तार से कौन चिपका हुआ था, तो तार से कौन चिपका हुआ था? कानन। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि कानन चिपक गया था। अब देखिए सारा वातावरण क्यों कांप उठा? तो क्यों कांप उठा मतलब सब लोग एकदम से डर गए, थर्रा गए कि बाप रे क्या हो गया, है ना। जो बच्चे थे वो भी एकदम से देख के, क्योंकि वो तार से इस तरीके से चिपक गया था और इतना सबको पता था, हर बच्चा चाहता था कि अगर ये तार से चिपका हुआ है और अगर हमने इसको टच कर दिया तो हम भी तार से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। इसलिए कोई भी बच्चा उसके पास जाना नहीं चाह रहा था। वो चीख रहा था, उसको एकदम चीख निकली ना उसकी, जैसी वो तार से चिपक गया और बच्चे भी देखकर डर गए, लेकिन उसको छुड़ाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। तो सारा वातावरण क्यों कांप उठा? किससे कांप उठा? खुशी से। खुशी मन रही थी, वहाँ कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था क्या? चीख से, आनंद से। देखिए आनंद का मतलब भी खुशी होती है, लेकिन एमसीक्यू का मतलब ही होता है कि केवल एक आंसर सही रहेगा और तीनों आंसर कुछ भी अलग ही रहेंगे, है ना। मतलब उनका इससे ज़्यादा रिलेशन कुछ नहीं रहेगा, वो इस आंसर से रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो खुशी से, सारा वातावरण खुशी से कांप उठा, चीख से, आनंद से या अन्य कारण से। अन्य मतलब कुछ और भी हो सकता है। नहीं, हमने पाठ पढ़ा तो हमें पता है कि कानन बिजली के तार से चिपक गया, इसलिए उसको देखकर सब लोग डर गए, घबरा गए, है ना, चीख उठे। लेकिन हो सकता है कोई और कारण हो, उससे वातावरण कांप गया हो। तो इसलिए यहाँ पर सारा वातावरण क्यों कांप उठा था? सारा वातावरण चीख से कांप उठा था। अब देखिए मैंने दर्दनाक नहीं लिखा है, मैंने केवल लिखा है चीख। तो चीख मतलब वही चीज़ है ना। दर्दनाक चीखना मतलब दर्द से ही चीख रहा है, या तो खुशी से इंसान चीखता है या दर्द से चीखता है।
लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने दर्दनाक नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़िए। सारा वातावरण क्यों कांप उठा, सारा वातावरण चीख से कांप उठा, है ना। दर्दनाक चीख, यहाँ पर हम दर्दनाक भी कर सकते हैं और नहीं भी है तो आपको पता है इन तीनों ऑप्शन में केवल चीख ही सही आंसर है, क्योंकि सब घबरा गए थे। चीख से सारा वातावरण दर्दनाक मतलब बहुत दुखी घटना हो गई ना, दुख वाली घटना हो गई कि वे बच्चे खेल रहे हैं और उनमें से एक बच्चा बिजली के तार से चिपक गया। अब आगे देखिए, कानन डैश, यहाँ मैंने फिनअप दिया था, कानन डैश के तार से चिपका हुआ था। अभी जस्ट इसके ऊपर मैंने आपको बताया, आपने सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ा, बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था, कानन। अब यहाँ पर देखिए मैंने आंसर दे दिया, कानन डैश के तार से चिपका हुआ था। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। कानन काले वाले तार से चिपका था, भाई बिजली का तार काला, नीला, और कोई भी रंग का, हरा, कोई भी रंग का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल कानन डैश के तार से, अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, कानन डैश के तार से चिपका हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया, तो आपको पता है जैसे ही आप रीड कर रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ गया कि कानन क्या हो गया, बिजली के तार से चिपका हुआ था। या कानन को करंट किससे लगा था, बिजली के तार से। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, काले बिजली सूखे या टूटे, भाई सूखे तार से, तार वो सूखा है बट ओपन है इसलिए डेंजरस था। टूटे भी तार थे, लेकिन हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो कानन, अगर हम बोलते हैं सूखे के तार से चिपका हुआ था, तो कौन से सूखे के तार से, सेंटेंस इज नॉट मीनिंगफुल एंड नॉट कंप्लीट। उसके बाद कानन टूटे के तार से चिपका हुआ था, टूटे के तार क्या होता है, कोई भी मीनिंग नहीं है। जब आपने व्याकरण पढ़ा था, जब हमने सार्थक शब्दों के बारे में जाना था, तो आपको पता है कि वाक्य वो होते हैं जो सार्थक मीनिंग रखते हैं, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, उन्हीं को हम वाक्य बोलते हैं। और अगर यहाँ पर हम ये भी लगाते हैं तो ये निरर्थक वाक्य हो जाएगा। अगर हम टूटे लगाते हैं, कानन टूटे के तार से चिपका हुआ था, तो इट्स नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसलिए वाक्य की पहली खासियत क्या होती है कि जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अब हमारे पास कौन सा बच रहा है वर्ड, बिजली। केवल हम बिजली लगाएंगे तो ही हमारा सेंटेंस सार्थक बनेगा, हमारा जो वाक्य है वो मीनिंगफुल बनेगा। देखिए, कानन डैश के तार से चिपका हुआ था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिजली। अब देखिए सेंटेंस आपका कंप्लीट है कि कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था, ठीक है ना। तो कोई भी ऑप्शन को वहां पर फिट करके देखिए, कभी भी आपको डाउट होता है तो आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड लगाने से हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। अब लास्ट, कानन का शरीर पड़ गया था। अब जब भाई करंट लगा उसको, तो करंट लगने से क्या हो जाती है, बॉडी धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है, शरीर काला हो जाता है। तो उसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ कानन का शरीर पड़ गया था, पीला, नीला, हरा, है ना, लेकिन उसका शरीर का रंग कैसा हो गया था, हमारे अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर, कि हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है कि उसका शरीर क्या हो गया था, काला पड़ गया था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि मैडम ने कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के दे दिए और आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ये एक तरह से आपके सैम्पल पेपर टाइप का हो गया कि इस टाइप से बीच में से क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे ये कानन का शरीर पड़ गया था, चैप्टर के बीच में से मैंने दे दिया कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा, जैसे ये कानन का शरीर काला पड़ गया था। ये देखिए आपका थर्ड पैराग्राफ था, तो मैंने पैराग्राफ से उठा के एक क्वेश्चन बना दिया, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पीछे एक्सरसाइज में था इस तरह से, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको चैप्टर्स को बहुत ध्यान से रीड करना है पूरे समय। जब भी आपको टाइम मिलता है आप चैप्टर्स को रीड करिए। ऐसे बीच में से कोई सिंपल से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जो कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तार से, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, तार से अलग होते ही वह गिर गया, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से करना है, रिपीट करना है और बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।